नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। देश के अलग अलग भागों में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। पुरुष हॉकी विश्व कप आज से भुवनेश्वर में शुरुआती मुकाबले में अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने। और कोलकाता में भारत ने दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर आसान जीत दर्ज की। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। इस अवसर पर वे टेंट सिटी और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा विलास क्रूज वाराणसी से यात्रा शुरू करने के बाद 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 32 स्विस पर्यटक आज गंगा विलास क्रूज के पहले सफर के साथी बनेंगे। एमवी गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की क्रूज की 51 दिनों की यात्रा की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। शहर के विभिन्न घाटों से नाव के जरिए पर्यटक इस टेंट सिटी पर पहुंच सकेंगे, जो हर साल बारिश के मौसम के 3 महीनों को छोड़कर अक्टूबर से जून के बीच पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगी। वाराणसी में मनीष सिंह के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और गाजीपुर जिले के सैदपुर, चोचकपुर, जमनिया और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग सामुदायिक घाटों का भी उद्घाटन करेंगे। वे बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा, दियारा, बाढ़, पानापुर और समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पूर्वोत्तर समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे गुवाहाटी में जहाज मरम्मत केंद्र और पांडु टर्मिनल जाने वाले एक एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखेंगे। सरकार ने इस वर्ष दाल की कमी को पूरा करने के लिए 10 लाख टन अरहर दाल के आयात की योजना बनाई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि कर्नाटक के गुलबर्ग इलाकों में मौसम और सूखे के प्रकोप के कारण अरहर दाल के उत्पादन में कमी आ सकती है। सरकार ने देशभर के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस समय 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर पिछले माह घटकर 1 साल के निचले स्तर 5.72% रही। नवंबर में महंगाई दर 5.88% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर 4.19% रही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की हरित हाइड्रोजन नीति पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत वार्षिक तौर पर 4 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत को 2030 तक संचयी जीवाश्म ईंधन आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। कल नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के 11वें जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए सस्ती ऊर्जा सुरक्षा और इसकी उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन धंसने से प्रभावित जोशीमठ के निवासियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें राज्य सरकार उचित मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि जानमाल की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री धामी ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही 45 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कंझावला में एक युवती की कार से घसीटने से हुई मृत्यु के मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद 3 पीसीआर वैन और 2 पुलिस नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की अनुशंसा की है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ ड्यूटी पर लापरवाही बरतने और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राजधानी दिल्ली में नए साल की सुबह इस घटना में विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह की विस्तृत रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। भारत समुद्रयान मिशन के अंतर्गत खनिजों जैसे संसाधनों का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है। इसमें 3 लोग समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में जाकर अनुसंधान करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पनडुब्बी मद से 6003 लोगों को समुद्र में ले जाएगा। इस मिशन के अगले 3 वर्षों में साकार होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि समुद्रयान को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने विकसित किया है। सामान्य प्रचलन स्थिति में 12 घंटे तक चलने की क्षमता है तथा किसी आपात स्थिति में मानव सुरक्षा के लिए 96 घंटे तक चलने की इसकी क्षमता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 और 2022 में स्वतंत्रता दिवस संबोधन में डीप ओशन मिशन का जिक्र किया था। केंद्र ने 5 साल के लिए डीप ओशन मिशन के वास्ते 4000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दी थी। अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार के नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में नीली अर्थव्यवस्था को उजागर करता है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवा देने वाले 1000 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। एक ट्वीट में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि 1171 भारतीयों को दक्षिण सूडान के अपार नील में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। मिशन ने कहा कि भारतीय सैन्य दल महत्वपूर्ण अवसंरचना की मरम्मत और इसके निर्माण में अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय सेना नागरिकों की रक्षा भी करती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता शरद यादव का निधन हो गया है। वे 75 वर्ष के थे। उनकी पुत्री ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की। शरद यादव कुछ समय से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। शोक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि 70 के दशक में छात्र नेता रहे शरद यादव ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि शरद यादव लोकप्रिय नेता, प्रशासक और सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शवादी व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिग्गज नेता शरद यादव के निधन से उन्हें अत्यंत दुख हुआ है। मौसम विभाग ने कल से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से घने कोहरे की स्थिति बनने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारत के गांगेय मैदानों पर उच्च नमी और हल्की हवाएं चलना जारी रहने के कारण बिहार के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति जारी रह सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत से सटे क्षेत्र के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की
संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि हुई है। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री आर.के. राणा ने कहा कि यात्रियों को यात्रा से पहले हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए। आज उत्तर भारत में कोहरे की वजह से 28 ट्रेनें जो है लेट चल रही हैं। मैं रेल यात्रियों से अनुरोध करता हूँ कि 139 पे संपर्क करें। घर छोड़ने से पहले जो है इंक्वायरी रेल मदद की सहायता लें ताकि आपको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। देश भर में लोहड़ी का पर्व आज पारंपरिक उत्साह और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल, अन्य त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले ये त्योहार समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता को दर्शाते हैं। कोलकाता में भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर आसान जीत दर्ज की। जीत के लिए 216 रन का लक्ष्य भारत ने 44वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। दोनों देशों के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच रविवार 15 जनवरी को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। और अब विश्व कप हॉकी की खबरें। ओडिशा में आज से शुरू हो रहे विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में 4 मैच खेले जाएंगे। खेल प्रेमियों की नजर भारत और स्पेन के बीच होने वाले मैच पर रहेगी। इसमें 3 बार की पदक विजेता भारतीय टीम 47 साल का खिताबी सूखा खत्म करने के लिए उतरेगी। इस मुकाबले में भारतीय गोलकीपर श्रीजेश और कृष्ण पाठक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा डिफेंस और फॉरवर्ड लाइन को भी अहम भूमिका निभानी होगी। ये मैच शाम 7 बजे राउरकेला में खेला जाएगा। उससे पहले अन्य मुकाबलों में दोपहर 1 बजे भुवनेश्वर में दक्षिण अफ्रीका का सामना अर्जेंटीना से होगा। 3 बजे भुवनेश्वर में ही ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच मैच खेला जाएगा और शाम 5 बजे राउरकेला में इंग्लैंड की भिड़ंत वेल्स की टीम से होगी। समाचार कक्ष से मैं मनोज। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद लवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक दक्षिण क्षेत्र के शिखर सम्मेलन में सस्ते और टिकाऊ विकास पर जोर दिए जाने को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। हिंदुस्तान ने उनके उस कथन को दिया है कि खाद्य और ईंधन की कीमतें काबू करनी होंगी। पत्र आगे लिखता है कि चुनौतियों के बावजूद आएगा विकासशील देशों का समय। दैनिक जागरण में प्रधानमंत्री के इस आह्वान को दिया है कि आइए सब मिलकर 21वीं सदी को भारत की सदी बनाएं। खुदरा महंगाई घटकर 1 साल के निचले स्तर पर, औद्योगिक उत्पादन 5 महीने में सबसे ज्यादा। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए बजट से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत बताया है। देश में अगले साल तक अमेरिका जैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के इस बयान को राष्ट्रीय सहारा ने विस्तार से देते हुए लिखा है कि प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं 26 ग्रीन हाईवे। ठंड अभी बाकी है। पहाड़ पर बर्फबारी से उत्तर पश्चिम भारत में टूटेगा रिकॉर्ड। दैनिक भास्कर की यह खबर है। पत्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सीजन की सर्दी पीक पर रहेगी।